जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वही असली सफलता हासिल करता है। गलतियां अंत नहीं बल्कि एक नया सीखने का अवसर होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो भी बेहद खास हैं। कौन से मुद्दे हैं वो भी आपको एक बार बताता मैं चलता हूं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हों तो वो मुद्दे आएंगे जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से हनुमान भक्तों पर पत्थरबाजी आखिर क्यों की गई और इन जिहादी तत्वों को सनातनियों से परेशानी है, सनातनी देवी देवताओं से परेशानी है। सोचिए कभी ये भी सनातनी होंगे, आज अपने ही देवी देवताओं के पूजनीय लोगों पर, भक्तों पर ये जो पत्थर मार रहे हैं, इनकी मति मारी गई है। ये मैं आप इस पर विश्लेषण करेंगे। जमुई बिहार का मामला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मुद्दे के बाद पाकिस्तानी सुपरवाइजर, जी हाँ, ये गौरव गोगोई की पत्नी पर आरोप लगा हुआ है। और खुलासा किसके द्वारा किया गया है? बीजेपी के द्वारा, हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं। और इसमें क्या खुलासा है, क्या वाकई ऐसा कुछ है? विस्तार से विश्लेषण करेंगे जनमत में और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, तो आपने भी सुबह 5:30 बजे के करीब भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए होंगे। यहां तक कि कहा जा रहा है कि आवाज भी आई थी कंपन की। तो क्या ये बहुत खतरनाक श्रेणी का भूकंप हो सकता था? और क्या वाकई दिल्ली एनसीआर में रहना सेफ है? ऊंची इमारतें बनाना यहां पर सेफ है या नहीं? विश्लेषण जनमत में। फिर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर से सामने आ गया है। सैम पित्रोदा ने कैसे कह दिया कि भाई चीन हमारा दुश्मन थोड़ी ना है। इस तरीके के बयान केवल बेतुके ही नहीं, ये मंशा भी जाहिर करते हैं कि भाई कांग्रेस सोच क्या रही है और क्या इसके बाद कांग्रेस अपना जो हक है कि भाई वो चीन के मामले में बीजेपी का विरोध करे या चीन के मामले में कुछ बोले, क्या कांग्रेस अपना हक खो नहीं चुकी है? इस पर भी विश्लेषण होगा। लेकिन आज पहली खबर बिहार से और हनुमान जी से जुड़ी हुई ये खबर आपको क्यों बता रहा हूं, विस्तार से सुनिएगा। देखिए, बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा पाठ करके लौट रहे हिंदुओं पर हमला किया गया। भीड़ ने हिंदुओं के काफिले को घेर कर हमला किया और ईंट पत्थर बरसाए। उन्होंने कई गाड़ियां तोड़ दी। हिंदू कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमले करने वाले मुसलमान थे। इस हमले में महिलाएं भी घायल हुई हैं और पुलिस के अधिकारी इस घटना के बाद मौके पर पहुंच गए हैं। अब जमुई में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जमुई के बलियाडीह गांव में रविवार यानी 16 फरवरी 2025 को हिंदू स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद यहां जो ये कार्यकर्ता जब वापस निकले तो मस्जिद के पास एक भीड़ ने, उन्मादी भीड़, जिहादी भीड़, कट्टरपंथी भीड़ ने इनकी गाड़ियों पर हमला शुरू कर दिया। यह हमला गांव के मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरते वक्त हुआ। हमला करने वाली भीड़ ने इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। हमले में हिंदू स्वाभिमान संगठन के जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार और हिंदू कार्यकर्ता खुशबू पांडे समेत लगभग 10 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। अब एक खबर के अनुसार, एक चैनल के माध्यम से, एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि बलियाडीह गांव में हुए हमले में महिलाएं और बच्चे तक शामिल थे। हमले में घायल एक कार्यकर्ता ने बताया, हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके वापस लौट रहे थे, इतने में ही 300 से 400 लोगों ने हमला कर दिया। एक और कार्यकर्ता ने बताया कि मुस्लिम इलाके में उन पर बिना किसी कारण के पथराव हुआ और गाड़ियां तोड़ी गईं। हमले में घायल खुशबू पांडे ने बताया, बलियाडीह गांव में भालेश्वर नाथ मंदिर में हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने के दौरान मस्जिद से कुछ दूरी पहले ही अचानक से पथराव होना चालू हो गया। गाड़ी तोड़ी गई, वहां अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। खुशबू पांडे ने बताया कि उन्हें ढूंढ कर मारने की योजना तक चल रही थी और पुलिस पर भी हमला करने की बात हो रही थी। बताया गया है कि कई घंटे तक हिंदू कार्यकर्ता इलाके में फंसे रहे। घटना के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। इसमें पत्थरबाजी होती दिख रही है। मामले में स्थानीय स्तर के पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही की बात भी सामने आई है। हालांकि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस बल ने शांति कायम करवा दी है। पुलिस ने जमुई में अफवाह फैलाने से रोकने के लिए, अफवाह ना फैले इसके चलते, इंटरनेट भी बंद करवा दिया था। जमुई के एसपी मदन कुमार आनंद ने इस कार्रवाई की जानकारी दी।
उन्होंने बताया, हनुमान चालीसा कर लौट रहे लोगों के खिलाफ नारेबाजी के बाद पुलिस पार्टी ने उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं दी। उन्होंने खुद ही मामला हैंडल करने की कोशिश की और रास्ता भी बदलने की बात की। हमने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही निलंबित भी कर दिया है। पुलिस ने इस घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 8 लोगों को नामजद जबकि 50 लोगों को अज्ञात में आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। अब गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अब इस घटना पर पीड़ितों और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, जरा वो प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आप सुनिए। लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब भी ना कोई गलती, कभी ना कुछ सोचे समझे, सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूँगी कि इसका उचित न्याय हो। अरे हम लोग अपना हनुमान चालीसा का पाठ कार्यक्रम करके जा रहे थे, हाँ, और अचानक कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम टोला है, वहीं के लोगों ने। कौन सा गांव है? ये बलियाडी गांव है, झाझा प्रखंड में पड़ता है, जमुई जिला बिहार राज्य है। हाँ। और पता नहीं ऐसा पत्थरबाजी क्यों हुआ, जबकि कोई सब शांतिपूर्वक जा रहे थे। प्रशासन की भी गाड़ी जा रही थी, प्रशासन की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। देखिए, घटनास्थल पर जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं और एसडीएम है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में कुछ बातों को लेकर बाताबाती हुई, जिसमें ये स्थिति हुई है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। यहाँ पे हमारा जो फोर्स है पूरी यहाँ पे उपस्थित है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और जांच किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है, बाकी स्थिति जो है वो सामान्य है। देखिए, अभी वो सब अनुसंधान का बात है, अभी अनुसंधान उसमें किया जा रहा है। कौन कौन इसमें घायल हैं उस चीज़ के ऊपर देखा जा रहा है। रविवार के दिन हम लोग जो है वहाँ पे सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का आरती करेंगे। अब हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करने के दरमियान में ही वहाँ पे स्थानीय प्रशासन पहुँचते हैं, हम लोग का जायजा लेते हैं। जायजा लेने के बाद हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग किसी भी तरीका से जो है हुड़दंगबाजी नहीं करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, हनुमान चालीसा करके शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। इतना में प्रशासन जो है आगे आगे प्रशासन की गाड़ी, पीछे पीछे हम लोग, कि किसी भी तरह के अप्रिय घटना ना हो। फिर भी बावजूद प्रशासन के गाड़ी के सामने हम लोग के साथ इस तरह के पथराव हुआ। वो लोग हथियारबंद तरीके से आए थे। कितने थे वो लोग? हमको लगता है कम से कम 300 से 400 की संख्या में थे। और अचानक हम लोग के ऊपर हमला बोल दिया। मंदिर पर थे आप लोग? हम लोग मंदिर पर थे, मंदिर से हम लोग घर की ओर लौट रहे थे, यानी झाझा की ओर। हनुमान चालीसा करने के बाद कार्यक्रम करने के बाद हम लोग हनुमान चालीसा करने के बाद हम लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। तो रास्ता एक ही है, हम लोग वहाँ से निकल रहे थे और इतने में ही जो हम लोग के साथ अचानक जो है 300-400 की भीड़ आ जाती है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग आके हम लोग के साथ पथराव करते हैं। और इस तरह से जो है दर्जनों की संख्या में हमारे हिंदू शेरों को जो है क्षति पहुंचाने का कार्य किया, जिसमें कि अभी आप लोग देखे होंगे कि वर्तमान में हमारे जो जमुई के नगर परिषद के उप चेयरमैन नीतीश भैया हैं, उनको सर फाड़ के पूरा इस तरह से ये कर दिया। हिंदू शेर लोग घायल है इस घटना में, लगभग हमको लगता है 20 की संख्या में लोग घायल हैं। हम जब पथराव होने लगा ना जी, तब आए। क्या आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या देखने में लग रहा है आपको? देखिए, जैसे कुछ आदमी जो है ना जमुई से, कुछ लोग आए थे जम्मू से। हाँ, जम्मू से आए थे। उसके बाद जो है बजरंग दल में जो है और बजरंग बली जो है ना जी, वहाँ पे पूजा पाठ किए और हनुमान चालीसा किए। उसके बाद वहाँ से जो है वो गए, वहाँ खिचड़ी बनाया हुआ था शिव मंदिर बलियाडी में जी, वहाँ गए, खाना वाना खाए। उसके बाद वहाँ से आए
और अपना अपना जो है गाड़ी खोल के इधर से जा रहे थे। फिर इसके बीच में उधर से मैंने पथराव हो रहा है, इधर से पथराव हो रहा है। तो कुछ तो वजह होगा ना, जब उधर से पथराव इधर से पथराव वजह अचानक, उनका ये था कि वो कहीं नारा बल न लगाए, जय श्री राम का नारा लगा के बोली सब जा रहा है। मतलब नारा की वजह से लड़ाई हुआ है। नारा बल लगा के जा रहा है। लेकिन इस घटना ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हिंदू अपने ही देश में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने में असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना भी अब अपराध हो गया है? जब भी हिंदू अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं तब ऐसी हिंसक घटनाएं क्यों होती है? यह हमला केवल एक घटना नहीं बल्कि एक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां हिंदुओं की आस्था पर लगातार चोट की जा रही है। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना दोहराई जा सकें और ऐसे जिहादियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए जो कि मिसाल पैदा करे। इसी खबर पर चलिए हमने आपसे पोल के माध्यम से भी एक प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता दें। हमारा प्रश्न था, हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित? ये प्रश्न है हमारा। उत्तर क्या है ये लीजिए। 91% लोगों ने कहा, 91% लोगों ने कहा हाँ असुरक्षित है, 9% कह रहे नहीं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ही मानता है कि असुरक्षित। बात करेंगे कांग्रेस के आतंकी कनेक्शन की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी के सुपरवाइजर रहे पाकिस्तानी अली तौकीर शेख के खिलाफ अब जांच होगी। असम सरकार ने अली तौकीर शेख के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। पुलिस अब अली तौकीर शेख और उसके गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के साथ लिंक्स हैं, उस पर जांच करेगी। रविवार 16 फरवरी 2025 को असम कैबिनेट की बैठक में इस मामले की जांच करवाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने असम डीजीपी को इस मामले में एक केस दर्ज करने का आदेश दिया। कैबिनेट ने कहा कि पुलिस असम और पूरे भारत में अली शेख के नेटवर्क की जांच करे। अब कैबिनेट ने भारत में उन लोगों और संगठनों की जांच करने को भी कहा है जो अली तौकीर शेख से जुड़े हुए थे और उसके काम में सहायता की थी। असम कैबिनेट ने कहा कि इस जांच के लिए पुलिस केंद्रीय एजेंसियों की सहायता भी ले और पूरी सच्चाई सामने रखे। असम कैबिनेट ने कहा है कि तौकीर पाकिस्तान सरकार से जुड़ा रहा है और CDKN तथा लीड पाकिस्तान नाम के 2 संगठन भी चलाता था। इनमें एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई भी हिस्सा थीं। ये संगठन भारत और पाकिस्तान दोनों में काम करते हैं। कैबिनेट ने कहा कि एलिजाबेथ और तौकीर के जुड़े होने की बात भी सामने आई है। कैबिनेट ने कहा कि एक पाकिस्तानी का भारत के आंतरिक और नीतिगत मामलों में ऐसा दखल संदेह पैदा करता है। कैबिनेट ने कहा कि कथित तौर पर पर्यावरण के लिए काम करने वालों का असल उद्देश्य क्या था, इसको लेकर जांच की जानी चाहिए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले में कैबिनेट बैठक के बाद कहा, अली के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वो भारत विरोधी है और असम विरोधी है। इसलिए एक सांसद की पत्नी का शादी के बाद भी पाकिस्तान जाना निश्चित रूप से संदेह और सवालों को जन्म देता है। कैबिनेट ने आज डीजीपी से इस मामले में जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा, एलिजाबेथ ने 2019 और 24 के लोकसभा चुनावों में गौरव गोगोई के प्रचार के दौरान भी काम किया था। इसलिए पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि क्या उन्होंने भारत की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश नागरिक पत्नी यानी एलिजाबेथ कोलबर्न ने 2011 से 2015 के बीच पाकिस्तान में काम किया है। उनके दिल्ली में भी काम करने के दौरान एक सुपरवाइजर पाकिस्तानी था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके इस्लामाबाद जाने और विवाह के 13 वर्षों तक भारतीय नागरिकता नहीं लेने को लेकर भी प्रश्न खड़े किए थे। अब इस पर जांच होगी। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मामले में लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्होंने इसे जनता का ध्यान भटकाने की एक साजिश करार दिया है। लेकिन जांच तो बनती है। पाकिस्तानी कनेक्शन जो सामने आ रहा है, लेकिन कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई की पत्नी का सुपरवाइजर था, कनेक्शन था, इसकी गहनता से जब तक जांच नहीं होगी सच्चाई का पता नहीं चलेगा और ये बेहद खतरनाक हो सकता है अगर कुछ बड़ा सामने आता है। चलिए ये खबर भी आपको बताई। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न हमने पूछा, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में, कि गोगोई की पत्नी पर NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए क्या? ये प्रश्न था। 97% 97% लोगों ने कहा हां, 3% लोगों ने कहा ना। बात करेंगे कांग्रेस के चीन प्रेम की।
अगर कोई आपके दुश्मन को दोस्त कहे, उसे निर्दोष बताए, उसकी तारीफ करे, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे देशभक्त मानेंगे या गद्दार? लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन हमारी जमीन हड़पना चाह रहा है, हमारी सेना से लड़ रहा है। गलवान में हमारे जवान जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को चीन में अपना भाई नजर आता है। सैम पित्रोदा का ताजा बयान सुन लीजिए। चीन हमारा दुश्मन नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिसने नेहरू के दौर में हिंदी चीनी भाई भाई का झूठा नारा लगाया और देश के हजारों किलोमीटर जमीन जो है चीन के हवाले हो गई। अब वही कांग्रेस फिर से चीन प्रेम की नई गाथा लिख रही है। राहुल गांधी जो आए दिन मोदी सरकार को घेरने के लिए विदेशी धरती से बयानबाजी करते हैं, उन्हें चीन में सब अच्छा दिखता है। उन्होंने खुद कहा कि भारत को चीन से सीखना चाहिए। जब गलवान घाटी में हमारे जवानों ने चीन को करारा जवाब दिया, तब भी कांग्रेस ने सवाल भारतीय सेना पर उठाए। जब एलएसी पर तनाव था, तब राहुल गांधी चीन की तारीफ कर रहे थे और अब सैम पित्रोदा खुलेआम कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं। अरे कांग्रेस वालों, क्या आपको चीन की गोली से बलिदान हुए हमारे जवान नजर नहीं आते? क्या आप चीन के झंडे के नीचे राजनीति कर रहे हैं? क्या कांग्रेस को देश से ज्यादा चीन की फिक्र है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। क्या कांग्रेस भारत को चीन के हवाले करने की तैयारी कर रही है? क्या कांग्रेस की नीतियां सिर्फ चीन के हित में है? पहले नेहरू ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन चीन को परोस दी और अब कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं। ये कैसी सोच है? ये कैसा राष्ट्रवाद है? क्या कांग्रेस की नजर में चीन का वो धोखा कुछ भी नहीं जिसने हमारे वीर सैनिकों की शहादत ली थी? क्या कांग्रेस को देश से ज्यादा चीन की फिक्र है? देश में कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। इस बार कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने चीन को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि चीन को दुश्मन मानने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये वही चीन नहीं जिसने 1962 में भारत पर हमला किया था? क्या ये वही चीन नहीं जिसने गलवान में हमारे जवानों को बलिदान किया? लेकिन कांग्रेस के नेताओं की नजर में चीन अब भी मासूम है। सवाल उठता है कि कांग्रेस बार बार चीन के लिए इतनी नरमी क्यों दिखाती है? क्या ये 2008 में बीजिंग में हुआ वो गुप्त समझौता है जिसमें राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कोई डील हुई थी? क्या कांग्रेस की विदेश नीति चीन के इशारों पर चलती है? अगर नहीं, तो फिर कांग्रेस के नेता बार बार चीन का बचाव क्यों करते हैं? इतिहास को याद कर लीजिए। जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई के धोखे में देश को फंसा दिया। नतीजन हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन चीन के कब्जे में चली गई और आज वही कांग्रेस फिर से चीन को क्लीन चिट देने में लगी हुई है। राहुल गांधी को भी चीन से कुछ ज्यादा ही लगाव क्यों है? वे चीन की तारीफ में लगातार बयान देते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को चीन से सीखना चाहिए। क्या उन्हें नहीं पता कि चीन ने हमारी सीमा पर अतिक्रमण किया है? क्या कांग्रेस चीन के प्रोपेगेंडा को भारत में लागू करना चाहती है? बीजेपी ने कांग्रेस को सीधी चुनौती दी है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को देश को बताना होगा कि चीन के साथ उसकी डील क्या है। क्या कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है? चीन की नापाक हरकतों पर चुप रहने की वजह क्या है? देश ये सब देख रहा है। कांग्रेस को अब ये बताना होगा कि चीन के प्रति उसकी ये अंधभक्ति क्यों है। क्या कांग्रेस चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश कर रही है? कांग्रेस अब जवाब दो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है।
प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए, और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ हैं, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। पर चलिए, इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भाई कांग्रेस को देश से ज्यादा यानी भारत से ज्यादा चीन की फिक्र है क्या? जब चीन से इतने प्रेम की बात कही जाती है, दुश्मन नहीं है, तो उत्तर आया 96%, 96% लोगों ने कहा हां, केवल 4% कह रहे हैं ना। तो बात करेंगे भूकंप और दिल्ली की। दिल्ली वालों की सुबह की नींद, मैं कहूं बहुत अर्ली मॉर्निंग कह लीजिए, बहुत जल्दी का समय था, सुबह 5, 5:30। दिल्ली वालों की सुबह की वो नींद भूकंप के झटकों से खुली। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह यानी आज 5:36 पर 5:30 के करीब 6 मिनट आगे 4.0 से ज्यादा ही कह लीजिए तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिज्मोलॉजी ने एक्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। नेशनल सेंटर फॉर साइज्मोलॉजी के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा ने समाचार एजेंसी को एक बताया कि भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौला कुआं का झील पार्क इलाका था और 1990 से उस इलाके में भूकंप के झटके आते हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भूकंप प्लेटों के टकराने से नहीं बल्कि स्थानीय आंतरिक हलचल के कारण हुआ है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं। आज के भूकंप के साथ खास बात यह थी कि इसका केंद्र भी दिल्ली ही था, यानी भूकंप आपको दिल्ली में महसूस किया आपने, उसका केंद्र एपिसेंटर जिसको कहा जाता है, सबसे खतरनाक माना जाता है कि एपिसेंटर अगर आपके करीब हो, जिस जगह एपिसेंटर होता है वहीं पर तबाही होती है। इसका केंद्र एपिसेंटर भी दिल्ली ही था और जहां भूकंप का केंद्र होता है उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। जानकारों को लगता है कि 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान नहीं होने की संभावना प्रबल रहती है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इस बीच 2 सवाल जरूर उठ रहे हैं। पहला ये कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के जो ये हादसे हैं, जो सिलसिला है, ये बढ़ क्यों रहे हैं और क्या भविष्य के लिए ये बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर रिक्टर पैमाने पर इससे भी भयानक जो है भूकंप आता, दिल्ली में आया अगर फ्यूचर में, तो देश की राजधानी पर कितना असर पड़ेगा, एनसीआर में, नोएडा, गुड़गांव पर कितना, गुरुग्राम में कितना असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत में भूकंप की क्या आशंकाएं हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों ने भारत के करीब 59 भूभाग को भूकंप संभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही भारत में ऐसे जोन्स हैं, रीजन्स हैं, रेखांकित किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि किस हिस्से में साइज्मिक गतिविधि यानी भूकंप की गतिविधि ज्यादा रहती है और किन हिस्सों में कम रहती है। वैज्ञानिकों ने इसका तरीका भी निकाला है। अब भूकंप संभावित क्षेत्रों के 4-5 साइज्मिक जोन बनाकर उन्हें चिन्हित करना, जैसे जोन 1 में भूकंप आने की आशंका जो सबसे ज्यादा रहती है, कम रहती है, इस आंकड़े में देखेंगे तो वो जोन 1 में कम रहती है, वहीं जोन 5 में ये ज्यादा प्रबल रहती है। यानी आप 1 से शुरू करते हैं, तीव्रता बढ़ती है, 5 पर पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा प्रबल। अब दिल्ली पर कितना खतरा है ये भी आप समझ लीजिए। दिल्ली एनसीआर का इलाका साइज्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में साइज्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जोन 1 से जोन 5 तक के जो एक ग्रेडेशन की गई है, उसमें सबसे ज़्यादा 5 है, तो उससे एक कम ही 4 है। अब जानकार साइज्मिक जोन 4 में आने वाले यानी 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज़्यादा बताते हैं, यानी दिल्ली में ज़्यादा भूकंप आ सकते हैं। गौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर साइज्मिक जोन 3 यानी 3 की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, सबसे खतरनाक 5 में दिल्ली नहीं है, 4 में दिल्ली आ जाता है और दिल्ली से पीछे हैं बाकी शहर, कम खतरनाक मतलब जोन में पड़ते हैं बाकी शहर, दिल्ली खतरनाक श्रेणी में आता है।
अब जो जोन 3 की श्रेणी में आते हैं वो तो मैंने आपको बताया, जबकि भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा ये भी है कि वो हिमालय के निकट है, हिमालय के पास है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महेश टंडन को लगता है कि दिल्ली में भूकंप के साथ साथ कमजोर इमारतों से भी खतरा है। उन्होंने कहा कि हमारे अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की गई हैं, यानी ये झटका नहीं झेल सकती हैं। 70 से 70 to 80% बिल्डिंग सोचिए झटका नहीं ले सकती। पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर बढ़ गई इमारतें खास तौर पर बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अधिकांश के बनने के पहले मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं हुई है, यानी वो पकड़ सकती है कि नहीं ये जांच नहीं हुई है। दिल्ली के पास जो फॉल्ट लाइन मौजूद है वो आपको बता देते हैं। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले आदेश दिया था कि ऐसी सभी इमारतें जिनमें 100 या उससे अधिक लोग रहते हैं उनके ऊपर भूकंप रहित होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए। फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या घनी आबादी है, भर भर के लोग हैं यहाँ पर। 1.5 करोड़ से अधिक आबादी वाली राजधानी दिल्ली में लाखों इमारतें दशकों पुरानी हैं और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से सटे हुए बने हैं। अब भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या फिर आफ्टर शॉक्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी, ध्यान से सुनिएगा, जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 500 सालों में, 500 वर्ष में जरूर होती है और ये इसलिए ये चिंता का विषय भी है। वैसे भी दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित पानीपत इलाके के पास भूगर्भ में फॉल्ट लाइन मौजूद है, यानी धरती के भीतर फॉल्ट लाइन है, जिसके चलते भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर कालचंद जैन मानते हैं कि किसी बड़े भूकंप के समय स्थान और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी नहीं बताया जा सकता कब भूकंप आएगा, कितना तीव्र आएगा। लेकिन उन्हीं के मुताबिक हम इस बात को भी कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में साइज्मिक गतिविधियां यानी भूकंप की गतिविधियां सिलसिलेवार रही हैं, यानी कंटिन्यूअसली हुई हैं और वे किसी बड़े भूकंप की भी वजह हो सकती हैं। कहां तक हो सकता है भूकंप का असर, अब ये देखिए, ये भी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भूकंप और साइज्मिक जोन से जुड़ी एक और अहम बात है कि किसी भी बड़े भूकंप की रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक हो सकती है। दिल्ली में बैठे हैं तो सोचिए अंबाला तक उसकी रेंज होगी, चंडीगढ़ तक रेंज हो सकती है, तो 250 से 350 की इसकी रेंज हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप ने करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित, आप देखिए, कर्णावती अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 300 वर्षों के भूकंप इतिहास को टटोला जाए तो सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला भूकंप 15 जुलाई 1720 को बताया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व सहायक महानिदेशक डॉक्टर प्रभास पांडे ने इस मामले पर वर्षों तक रिसर्च करके अपनी स्टडी में इसका जिक्र किया है। उनके अनुसार 1720 वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा 1883 में प्रकाशित हुए द ओल्ड हैम्स कैटलॉग ऑफ इंडियन अर्थक्वेक्स से मिलता है और रिक्टर पैमाने पर ये 6.5 से लेकर 7 इसका जो है रिक्टर स्केल पर ये तीव्रता थी। आज 4 थी, मैं फिर दोहरा देता हूं, सबसे खतरनाक था 6.5 से लेकर 7 तक। बहुत दूर नहीं है, वैसे काफी दूर है, लेकिन अगर नंबर्स देखें तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 6.5 और 7, 6.5, 7 खतरनाक श्रेणी का तब का भूकंप 1720 का। अब उसके बीच आग का रहा होगा। इसने पुरानी दिल्ली और अब नई दिल्ली इलाके में भारी तबाही मचाई थी 1720 में और भूकंप के 5 महीनों बाद तक हल्के झटके महसूस किए गए थे। इतना खतरनाक था, 5 महीने बाद तक। डॉक्टर प्रभास पांडे लिखते हैं, अगर 20वीं सदी की बात करें तो 1905 में कांगड़ा, 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में आए भूकंप उत्तर भारत में बड़े कहे जाएंगे और इनका कोई ना कोई जुड़ाव पृथ्वी के बीच वाली गतिविधियों से है जो एक ही समय पर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस की गई हैं।
अब दिल्ली कितनी तैयार है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर भूकंप आ जाता है तो दिल्ली में प्रिपरेशन कितनी है, तैयारी कितनी है। सवाल यह भी है कि दिल्ली भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कितना तैयार है। अब सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार को लगता है कि पहले की तुलना में अब भारत ऐसी किसी आपदा से बेहतर निपट सकता है, उसका अच्छा निपटान कर सकता है। उन्होंने बताया, देखिए, आशंकाएं सिर्फ अनुमान पर आधारित होती हैं। अगर हम लातूर में आ चुके भूकंप को ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर दिल्ली में कई भवन असुरक्षित हैं, सेफ नहीं हैं, लेकिन बहुत सी जगह सुरक्षित भी हैं। सबसे अहम है कि हर नागरिक ऐसे खतरे को लेकर सजग रहे और सरकारें प्रयास करें कि नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी ना हो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता रॉय चौधरी का भी मानना है कि दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप निरोधी मरम्मत की सख्त जरूरत है। अगर वो किया जाए तो काफी ऐसी बिल्डिंग्स आजकल आती हैं कि भाई भूकंप के लिए वो बिल्डिंग तैयार की जाती हैं, भूकंप के झटके झेलने के लिए उनको तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में आपकी इमारत नहीं है तो उसका क्या जुगाड़ है, क्या इलाज है, क्या तरीका है, इसके बारे में आप सबको मिलकर पढ़ना चाहिए। तभी आप सब मिलकर एक दूसरे को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए, ये खबर में मैंने आपको बताई और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी बता दें। भूकंप के लिए दिल्ली सेफ नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना था तो उत्तर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में कि भाई कितना सेफ है या नहीं है, ये प्रश्न था। तो ये देखिए, भूकंप के लिए दिल्ली सेफ नहीं है तो बिल्कुल सेफ नहीं है बोलने वाले 68% लोग कह रहे हैं, 32% लोग कह रहे हैं नहीं सेफ है। अब बात करते हैं दिल्ली की यानी इंद्रप्रस्थ की, और इंद्रप्रस्थ का अब कौन है राजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को आज 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने इसको लेकर बीजेपी पर तंज कसा। गौरतलब है कि शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच यमुना नदी भी सुर्खियों में आ गई है। वजह है शपथ से पहले शुरू हुई यमुना सफाई। जी हां, वो कहते हैं ना जिसको काम करना होता है वो बहाने नहीं इरादे चुनता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सीएम की घोषणा ना करने के सवाल पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आपकी ये सब बेचैनी है, बहुत जल्द ही हम 2-3 दिन में ही दिल्ली को सब सूचना मिल जाएगी। भाजपा ऐसा कार्य करेगी और हमारा सीएम इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में लगभग सभी समस्याओं से दूर कर देंगे। अब दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी पूछ रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन है। 5 महीनों तक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में रहे थे, क्या उस समय आपने यानी आम आदमी पार्टी ने बताया था कि कौन है मुख्यमंत्री? आतिशी के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। आप किस्मत से विधायक तो बन गई हैं, मगर आपके पार्टी के ही लोग आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। क्या कुछ घमासान चल रहा है, जरा वो भी ध्यान से सुनिए। पार्टी की उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर दें। अभी जो चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे आपके लिए जनमत में। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी एडिटोरियल प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।